गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना आकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, हम अल्कोहल के बारे में पढ़ रहे हैं। यदि OH ग्रुप किसी बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हो तो हम उसको फिनॉल कहते हैं। तो आज हम बच्चों फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे। फिनॉल क्या है? वे यौगिक जिनमें एक या अधिक हाइड्रोक्सी समूह सीधे बेंजीन वलय से जुड़े हों फिनॉल कहलाते हैं। पैतृक यौगिक जिनमें बेंजीन वलय से केवल एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हो तो उसे हम फिनॉल कहलाता है, और इसे हम हाइड्रोक्सी बेंजीन या कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये आपका फिनॉल का स्ट्रक्चर है। अब आता है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। जैसा कि नाम से ही बच्चों पता है, फिनॉल यानी इसमें इनाल की तरह हम इसको मान सकते हैं। होता क्या है कि जो कार्बनिक यौगिक हैं उसमें कीटो और इनॉल फॉर्म मिलती है, उसी को ध्यान में रख के इसका बच्चों नाम रखा गया है। ये आपकी कीटोन है और ये आपकी इसकी इनॉल फॉर्म है। अब जो फिनॉल है वो स्टेबलाइज होता है, और उसका स्थायित्व तो अधिक क्यों होता है? क्योंकि वह एक बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि फिनॉल के संदर्भ में एरोमेटिक स्थायीकरण के कारण इनॉल रूप सर्वाधिक स्थायी होता है। किस वजह से हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस है। बच्चों, ये डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड में रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। यदि हम यहाँ पर 2,4 साइक्लोहेक्सा डाइइन की बात करें तो बच्चों यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो यहाँ पर इसकी जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसी तरह से इसका तीसरा पॉइंट है, फिनॉल में जो OH समूह है वो sp2 संकरित कार्बन पर होता है। यानी कि हमारा जो है वो sp2 हाइब्रिड कार्बन है जिस पर हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ देखिए। लेकिन यदि हम प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल उनकी बात करें तो वहाँ पर जो कार्बन का संकरण है वो sp3 होता है। अब आगे आता है इसका वर्गीकरण एवं नामकरण। तो बेंजीन वलय से जुड़े हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर फिनॉल को हम बच्चों निम्न भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट हम बात करें मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स। तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स कौन कौन से बच्चों, ये आपको नाम याद होने चाहिए, क्योंकि जब आपका जब क्वेश्चंस आता है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, उसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें कई बार आपको ये पूछ लिया जाता है, पैराक्रिसोल का स्ट्रक्चर बनाइए, 1 नेफ्थोल का स्ट्रक्चर बनाइए, 2 नेफ्थोल का स्ट्रक्चर बनाइए। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उनके स्ट्रक्चर क्या है। तो फर्स्ट आपका फिनॉल है, और यदि उसकी ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप जुड़ जाए तो हम उससे ऑर्थोक्रिसोल कहेंगे। मेटा पोजीशन पे जुड़े तो मेटाक्रिसोल, और यदि पैरा पोजीशन पे जुड़े तो हम उसको पैराक्रिसोल बोलते हैं। इसी तरह से बच्चों आप नीचे देखिए, मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है तो ये मेटा नाइट्रोफिनॉल हो गया, और यदि ऑर्थो पर यदि F ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको हम अल्फा ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल कहेंगे। इसी तरह से यदि पैरा पोजीशन पे NH2 ग्रुप है तो उसको पैरा अमीनोफिनॉल कहा जाता है। और यदि नेफ्थलीन जो रिंग है उसके साथ में, यदि उसके रिंग के साथ यदि OH ग्रुप जुड़ा है तो हम इसको 1 नेफ्थोल या 2 नेफ्थोल कहते हैं, और कॉमनली आपने प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अल्फा नेफ्थोल और बीटा नेफ्थोल। इसी तरह से बच्चों आगे आपका डाइहाइड्रिक फिनॉल्स है, कंटेन 2 OH ग्रुप, यानी कि इनके पास 2 OH ग्रुप होते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका कैटिकोल, सेकेंड है रिसोर्सिनॉल, और थर्ड है आपका क्यूनॉल। अब बच्चों, कैटिकोल का मतलब ये हो गया कि आपके जो दोनों OH ग्रुप हैं वो ऑर्थो पोजीशन पे हैं। रिसोर्सिनॉल यदि है तो वो मेटा पोजीशन पर है, और यदि क्यूनॉन है तो वो पैरा पोजीशन पे है। इसी तरह से बच्चों ट्राईहाइड्रिक फिनॉल की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप OH देखिए, तो आपका है, पहला है पायरोगेलॉल, ये आपका फर्स्ट हो गया, जबकि तीनों सिमिलर हैं। अब यहाँ से बच्चों यहाँ पे पोजीशन बदल के यदि पैरा हो जाती है तो क्या हो गया? हाइड्रोक्सी क्यूनॉल, और यदि यहाँ पर हो जाए तो ये हो गया आपका फ्लोरोग्लूसिनॉल।
इसी तरह से बच्चों यदि पॉलीहाइड्रिक फिनॉल हो तो उसे हम कहेंगे हाइड्रोक्सी पायरोगेलोल, यानी इसमें 3 से अधिक यदि OH ग्रुप उपस्थित हों। अब बच्चों इसके बाद आती है नामकरण की। अनेक फिनॉल को विशिष्ट नाम दिए गए हैं। ये नाम जैसा कि ऊपर बताया गया, अपन ने ऊपर पढ़ा है बच्चों, IUPAC में भी परिवर्तित रखे गए हैं और अन्य यौगिकों का नामकरण इनके व्युत्पन्न के रूप में किया जाता है। यानी कि हम उनके जो नाम रखते हैं जनरली उनको उनके डेरिवेटिव की फॉर्म्स में हम उनको लिख लेते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है कि प्रतिस्थापी फिनॉल का नामकरण फिनॉल के व्युत्पन्न के रूप में किया जाता है। यानी कि प्रतिस्थापी की स्थिति पूर्व लग में ऑर्थो पे है, पैरा पे है या मेटा पर है, तो उसके आधार पर हम उसकी नंबरिंग कर देते हैं और उसी के आधार पर हम उसका नामकरण करते हैं। अब यहाँ पर बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स आप देखिए। ये फिनॉल है आपका और यहाँ पर 1 2 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अब बच्चों यहाँ पर आप ये देखिए, इसका नाम देखिए 2 ब्रोमोफिनॉल, क्योंकि 2 पोजीशन पे Br ग्रुप प्रेजेंट है। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 पोजीशन पे आपके कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? ब्यूटिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे 4 टर्शरी ब्यूटिल फिनॉल। ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, 4 पोजीशन पे Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देखिए 4 क्लोरो 2 नाइट्रो फिनॉल इसका नाम है। इसी तरह से आप नीचे देखिए, नीचे नाम है 2 आइसोप्रोपाइल और 5th ग्रुप पे मिथाइल ग्रुप है, तो 5 मिथाइल फिनॉल है। इसको हम थाइमाल भी कहते हैं। इसी तरह से बच्चों सिंपल सबसे कॉमन एग्जांपल है पिक्रिक एसिड, और आपका जब फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी आता है तो शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है। तो आप यहाँ पर देखिए 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। इसी तरह से बच्चों यहाँ देखिए कि जब बेंजीन वाले पे अन्य क्रियात्मक समूह जैसे कि एसिडिक ग्रुप जुड़ा हो, एल्डिहाइडिक हो या आपका एसो जो सल्फ्यूरिक एसिड का रेसिड्यू हो जुड़ा हुआ हो, तो उस परिस्थिति में हम किसको प्राथमिकता देंगे ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो बच्चों प्रायोरिटी के आधार पर फिर हम उसका नामकरण करते हैं। जैसे कि पहला आप ये देखिए, फर्स्ट एग्जांपल हमारा यहाँ पे एल्डिहाइड यहाँ जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइडिक ग्रुप, तो इसका नाम क्या रखेंगे? मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बच्चों आपने जब 12th में पढ़ा होगा, IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ा होगा, तो आपको एक वरीयता सूची दी गई हो पूर्व लग्न और अनुलग्न के हिसाब से, तो हमें उस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरह से आप सेकंड एग्जांपल इसका देखिए, ये है पैराहाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल देखिए, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसी तरह से आपका फोर्थ एग्जांपल है 2,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजिल सल्फोनिक अम्ल। बच्चों ये तो हुआ इसके नामकरण की बात। अब बात आती है कि हम इसको कैसे बनाते हैं, अब इसको कैसे सिंथेसाइज किया जाता है। तो फर्स्ट आपका जो प्रिपरेशन मेथड है वो है आपका कोल तार से, यानी कि हम कोल तार से किस तरह से बनाएंगे। कोल तार आसवन के मध्य और भारी तेल अंशों में फिनॉल पाए जाते हैं। इन अंशों को ठंडा करते हैं ताकि नेफ्थलीन का क्रिस्टलन हो जाए और फिल्टर करने के बाद शेष बचे मात्र द्रव में कि जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं। चूंकि फिनॉल दुर्बल अम्लीय होता है, अतः ये लवण यानी सोडियम फिनॉक्साइड बनाते हैं जो क्षारीय विलयन में घुल जाता है, और इस विलयन को ठंडा करने पर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, जिससे हमें सोडियम फिनॉक्साइड का विघटन होकर हमें फिनॉल इसमें से मुक्त हो जाता है। उसके बाद में जलीय परत को हटाकर कई बार जल से धोने के बाद और इसका प्रभाजी आसवन यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद हमें फिनॉल मिलता है। आप यहाँ इक्वेशन देखिए, यहाँ हमने क्या लिया है, इसको NaOH से किया, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बना, बेटा कोल तार से बन रहा है, और यहाँ पर हमें AR यहाँ पे बेंजीन और उसके सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग सिस्टम है, और यहाँ हमें फाइनली फिनॉल मिल जाता है। इसी तरह से बच्चों डाइएजोनियम क्लोराइड, डाइएजोनियम लवणों से भी ये बहुत आसानी से ये सॉल्ट बनता है, और आपने फर्स्ट ईयर के अंदर प्रैक्टिकल किए हैं तो आपने बहुत अच्छे से डाइओजोनियम का डाई टेस्ट भी किया करते थे। तो आप क्या करते थे, उसमें Na2 और उसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन करा रहे हैं अपन HCl की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर बच्चों HNO2 बनेगा,
जिससे कि हमें डाइएजोनियम सॉल्ट मिलता है। यानी कि प्राइमरी अमीन की रिएक्शन यदि हम किससे कराएं, NaNO2 और HCl से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराएं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बच्चों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हमारा डाइएजोनियम क्लोराइड नहीं बनेगा, इसलिए हमें तापमान को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो डाइएजोनियम सॉल्ट बनते ही डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा, जिसकी कि जलीय अपघटन से इसको यदि हम वाटर के साथ गर्म करें तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है, नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकल जाती है। इसी तरह से बच्चों यदि हम उसका सब्स्टिट्यूट लें, मेटाटोलुइडीन लें, उसके साथ भी यदि हम रिएक्शन कराएं तो हमें मेटाक्रिसोल भी मिलता है। सेकेंड इसकी रिएक्शन है बच्चों बाय एल्काइल फ्यूजन ऑफ एराइल सल्फोनेट, यानी कि एरिल सल्फोनेट के क्षारीय संगलन द्वारा। एरिल सल्फोनेटों का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे संगलन होने पर हमें फिनॉल मिलते हैं, और एरिल सल्फोनेट को बेंजीन व्युत्पन्न के साथ सीधे सल्फोनीकरण द्वारा तथा तत्पश्चात सोडियम कार्बोनेट से यदि हम उसकी अभिक्रिया करवाएं तो हमें फिनॉल मिलता है, इसके सॉल्ट मिलते हैं। अब आप यहाँ पर रिएक्शन देखिए, सिंपल बेंजीन ही इसका सल्फोनीकरण कराया, अपने बेंजिल सल्फोनिक एसिड मिला, इसकी जब हम Na2CO3 से रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें बेंजीन सोडियम सल्फोनेट मिल रहा है। अब ये जो सल्फोनेट बना है बच्चों, अब ये किस में कन्वर्ट, इसके जब हम NaO से रिएक्शन कराते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है, जो कि जलीय अपघटन से हमें फिनॉल देता है। अब इसी तरह से बच्चों यदि हम फ्यूमिंग H2SO4 के साथ भी रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा, मेटा पोजीशन पे भी हमारा ग्रुप जुड़ जाएगा, जिसकी KO के साथ फ्यूज कराने पर हमें यहाँ पर रिसोर्सिनॉल मिलता है। अब दूसरी रिएक्शन है आपकी रॉशिंग प्रक्रम। बच्चों ये नेम रिएक्शन है, इसका ध्यान रखिएगा, कई बार नाम से भी आपकी अभिक्रियाएं पूछी जाती है। और ये किससे बन रही है, हमारी हेलोबेंजीन से। यह अभी फिनॉल बनाने की व्यापारिक विधि है, यानी कि इंडस्ट्रीज में जो यूज़ की जाती है वो मेथड है। इस विधि में सर्वप्रथम बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में परिवर्तित किया जाता है। इस हेतु सबसे पहले बेंजीन वाष्प को HCl गैस व वायु, जिसमें कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, के मिश्रण को हम किस में से प्रवाहित करते हैं, या तो कॉपर ले लेते हैं, या लोहा ले लेते हैं, आयरन ले लेते हैं, और उस उत्प्रेरक की तरह वो काम करता है 250 डिग्री पर, और हाई प्रेशर पर हम इसको प्रवाहित करते हैं, तो हमें यहाँ पर क्लोरोबेंजीन देखने को बनता है यहाँ पर, जिसकी भाप को हम 500 डिग्री पर सिलिकॉन के पर जल अपघटन कराने पर हमें वहाँ से फिनॉल प्राप्त होता है। तो फर्स्ट रिएक्शन देखिए आप, बेंजीन की रिएक्शन आप करवा रहे हो कॉपर और Fe की प्रेजेंस में, और आपको यहाँ क्लोरोबेंजीन मिल रहा है, जो कि जलीय अपघटन जिसका सिलिका की प्रेजेंस में हम 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराते हैं तो हमें फिनॉल देखने को मिलता है। सेकेंड रिएक्शन है बच्चों डाउ प्रक्रम। यह भी फिनॉल की व्यापारिक विधि है, यानी कि कमर्शियली यदि फिनॉल को सिंथेसाइज किया जाना है तो इसका भी उपयोग किया जाता है। इसमें भी बच्चों वही पहले बेंजीन से हम इसको क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, पर ये क्लोरोबेंजीन इसका डायरेक्ट क्लोरीनीकरण किया जाता है, और जिसके उच्च ताप व दाब पर क्षारीय जल अपघटन द्वारा हमें फिनॉल मिलता है। यानी कि हम Cl का डायरेक्ट क्लोरीनेशन कराते हैं FeCl3 की प्रेजेंस में, तो हमें क्लोरोबेंजीन मिल रहा है, जिसका कि हम NaO से रिएक्शन हाई प्रेशर पे कराते हैं तो हमें उसका सॉल्ट मिलता है, जो कि HCl से रिएक्शन कराने पर हमें फिनॉल देता है। अब आता है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एराइल हाइड्राइड कंटेनिंग -I ग्रुप, यानी कि -I समूह युक्त एरिल हाइड्राइडों के जल अपघटन द्वारा हम इसको कैसे बना सकते हैं। उपरोक्त विधि में पहली और दूसरी विधि में हमें क्लोरोबेंजीन के जल अपघटन द्वारा फिनॉल बनाने हेतु उच्च ताप व दाब की प्रबल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि बेंजीन वलय पर हैलाइड समूह का किसी इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह द्वारा सक्रियकरण किया जाए, यहाँ ध्यान दीजिए कि बेंजीन में हमने ऐसा ग्रुप जोड़ा है जो कि बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है, तो हमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अतः यदि रिएक्शन हम 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन की कमरे के ताप पर आसानी से यह हमें क्या दे देता है, फिनॉल दे देता है। अब आप यहाँ पर देखिए, हमने 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन लिया है, जिसकी NaO से रिएक्शन कराने पर क्या हुआ, सॉल्ट बना, और HCl से रिएक्शन कराने पर हमें 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। अब फ्रॉम फिनॉलिक एसिड्स, मतलब कि जो अम्ल के सोडियम लवणों जैसे
सोडियम सैलिसिलेट का सोडियम लाइम द्वारा आसवन कराने पर हमें फिनोल लवण बनते हैं। आप ये देखिए पूरा ये आपका सॉल्ट है, इसकी हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों? सोडा लाइम से, तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है। इसी तरह से यदि हम ग्रिनार रिएजेंट से इसको बनाना चाहें तो ग्रिनार रिएजेंट से देखिए हमने इसकी O2 से रिएक्शन कराते हैं, कपलिंग रिएक्शन हो रही है, परऑक्साइड बनेगा, फिर वापस से एक और मॉलिक्यूल आया आपका ग्रिनार रिएजेंट का, यहाँ 2 मॉलिक्यूल बने और उसका जब हम HCl से रिएक्शन कराते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है। अब अगली रिएक्शन है आपकी क्यूमीन के द्वारा। बच्चों ये रिएक्शन कई बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका ध्यान रखिएगा। यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक विधि है, यह भी इंडस्ट्री में यूज होने वाली विधि है। इस विधि में क्यूमीन यानी आइसोप्रोपिल बेंजीन को हाइपो परऑक्साइड में ऑक्सीकृत किया जाता है, जिसके अम्लीय विघटन पर फिनॉल व एसीटोन प्राप्त होते हैं। यानी कि पहले तो हम बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं बच्चों H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमें क्यूमीन मिलता है, जो ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोलिसिस से हमें क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड देता है, जिसके जल अपघटन से हमें एसीटोन और फिनॉल प्राप्त होता है। अब मैकेनिज्म ऑफ रीअरेंजमेंट और हाइड्रो परऑक्साइड। अब बच्चों अपन ने ऊपर क्यूमीन की जो रिएक्शन देखी है उसमें किस तरह से इसमें रिएक्शन हो रही है उसको देखते हैं। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य है कि हाइड्रो परऑक्साइड में कार्बन से जुड़ा फेनिल समूह फिनॉल में ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, अर्थात किसी प्रकार का पुनर्विन्यास होता है, यानी कि यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट होता है। इसे फेनिल समूह का 1-2 शिफ्ट कहा जाता है और इसकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म है बच्चों वो यहाँ पर है। आप यहाँ पर देखिए, ये आपकी बेंजीन है और बेंजीन में ये आपका CH3CCH3, यहाँ पर आपके दोनों ऑक्सीजन यहाँ इधर जुड़ गए डबल बॉन्ड से। अब यहाँ पर देखिए प्रोटोनेट होगा, प्रोटोनेट होते ही यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। वाटर मॉलिक्यूल निकलते पूरी की पूरी बेंजीन रिंग यहाँ पर शिफ्ट हो गई। अब यहाँ शिफ्ट होते ही यहाँ पे जो कार्ब कैटायन बना, ये कार्ब कैटायन में आप यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ हमें क्यूमीन जो हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको फिनॉक्साइड मिला है और यहाँ पर हमें अल्कोहलिक समूह मिला है, जो कि रीअरेंज होकर प्रोटोनेट निकाल के एसीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों ये इसकी मैकेनिज्म है और इसमें हमें 1-2 फिनाइल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। अब बात आती है इसके भौतिक गुणों की। तो पैतृक यौगिक फिनॉल एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है, जो वायु और प्रकाश के संपर्क में आने पर ऑक्सीकृत होने पर ये गुलाबी हो जाता है। ये एक फिनॉलिक गंधयुक्त यौगिक है बच्चों। इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है फिनॉलिक ग्रुप की। आप जब इसको लैब में, यदि अपना कोविड का टाइम नहीं चल रहा होता और यदि लैब में हम प्रैक्टिकल कर रहे होते तो फिज़िकल में आपके वाटर फिनॉल सिस्टम हम लोग आपको कराते हैं। तो जब आप फिनॉल जब वो प्रैक्टिकल कराया जाता है तो पूरे लैब में आपकी फिनॉलिक स्मेल चारों तरफ होती है, तो आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को। इसका जनरली बच्चों क्वथनांक होता है 182 डिग्री होता है, गलनांक इसका 43 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये रंगहीन ठोस है और ये विस्कस लिक्विड की तरह भी होता है। अब यदि हम इसको आगे अगला पॉइंट देखें तो जो फिनॉल होते हैं उनकी जनरली उनकी जो एसिडिक नेचर की जो हम कंपैरिजन किया जाता है वो जनरली अल्कोहल के साथ में किया जाता है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि अल्कोहल की तुलना में ये अधिक ध्रुवीय होता है। मतलब कि दूसरे शब्दों में हम कहें, सामान्यतः फिनॉल संतृप्त अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। और क्यों होता है? क्योंकि ये बेंजीन रिंग सिस्टम से जुड़ा होता है। संतृप्त अल्कोहल की तुलना में अधिक ध्रुवीय भी होता है। साथ ही फिनॉल और साइक्लोहेक्सेनॉल के भौतिक गुणधर्मों की हम यहाँ पर तुलना करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि इसका मेल्टिंग पॉइंट 43 है, इसका 25 है, इसका 182 डिग्री है, बॉइलिंग पॉइंट 161 है। ये जो सॉलिबिलिटी है वाटर की इसकी देखिए कितनी ज़्यादा है, जबकि इसकी कितनी कम है। इसी तरह से यदि हम इसके एसिडिक नेचर की बात करें फिनॉल की, तो फिनॉल कार्बोक्सिल अम्ल की तुलना में तो कम अम्लीय होता है, जबकि अल्कोहल से ये अधिक अम्लीय होता है। अब एरोमेटिक वलय से जुड़ा हुआ होने के कारण ये अधिक अम्लीय होता है। अब ये
एरोमेटिक सिस्टम से जुड़ा होने की वजह से क्यों एसिडिक नेचर अधिक शो कर रहा है, इसको हम आगे समझते हैं। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो प्रोटॉन लिबरेट होगा, यहाँ पे OH में से H निकलने पर जो प्रोटॉन निकल रहा है, उसके बाद जो हमें एल्कोक्साइड आयन मिल रहा है, और यहाँ पे फिनॉल से यहाँ से ब्रेक होकर प्रोटॉन निकला है जो फिनॉक्साइड आयन मिल रहा है। बच्चों, ये फिनॉक्साइड आयन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और रेजोनेंस की वजह से ये हाईली स्टेबल होता है। इसी वजह से ये आसानी से प्रोटॉन लिबरेट करके फिनॉक्साइड आयन बनाता है। इसीलिए हम कहते हैं अल्कोहल की तुलना में फिनॉल अधिक अम्लीय होता है। अब रेजोनेंस से ये किस तरह से स्टेबलाइज होता है, पूरा स्ट्रक्चर देखिए बच्चों, ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट देखिए कि कैसे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के, वो रेजोनेंस करते हुए आपकी पूरी बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर पूरी बेंजीन रिंग में नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी कि आप यहाँ पर ये देखिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। यहाँ से बच्चों एक और चीज़ पता लग रही है, यहाँ पर फिनॉल जो है वो आपको सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा। ऐसा नहीं है कि ये आपको इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन नहीं देगा, मगर ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन सबसे अधिक देगा और ऑर्थो पैरा पोजीशन पे देगा, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और आपकी पूरी की पूरी जो बेंजीन रिंग है वो एक्टिवेट है। अब यहाँ पर बच्चों आप देखिए इनकी स्टेबिलिटी का, यहाँ पर हमने सिंपल सा छोटा सा ग्राफ लिया है कि कैसे आपका जो आयन है क्यों स्टेबलाइज हो रहा है। आपको पता है कि जितनी ज़्यादा आपकी जो एनर्जी कम होगी उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो आपका वो फिनॉक्साइड आयन बन रहा है वो अनुनाद के द्वारा किस तरह से स्टेबल हो रहा है। इसी तरह से यदि हम बच्चों आगे बात करें तो फिनॉल के लिए अनुनादित संरचना नीचे हमने आप को पूरे स्ट्रक्चर में आपको ये नज़र आ रही हैं। तो ऑक्सीजन पर धनावेश होने के कारण अब आप ये देखिए कि फिनॉक्साइड आयन क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बच्चों आपने फर्स्ट ईयर के अंदर मीजोमेरिक इंडक्टिव इफेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है कि कौन से ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होते हैं, कौन से मेटा डायरेक्टिव होते हैं। ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़कर आए हैं, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो फिनॉल है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है। तो आप ये देखिए कि जो फिनॉक्साइड आयन बन रहा है उसकी जो प्रायोरिटी है वो किस वजह से ज़्यादा है, क्योंकि जो ऑक्सीजन का जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस करके पूरा आपकी बेंजीन रिंग सिस्टम में चला जाता है और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। इसी वजह से बहुत आसानी से प्रोटॉन को लिबरेट कर देता है, यानी प्रोटॉन को ये बहुत आसानी से निकाल देता है। इसी तरह से बच्चों यदि 5th पॉइंट हम देखें कि फिनॉल की तुलना में फिनॉक्साइड आयन अधिक अनुनादी स्थायीकृत होता है, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन में केवल ऋणावेश होता है, जबकि फिनॉल में आवेश पृथक्करण युक्त अधिक ऊर्जा वाली स्पीशीज होती है। बच्चों यहाँ पर भी आप ये ध्यान दीजिएगा, अपना अगला डायग्राम यहाँ पर देखिए एनर्जी का। तो नीचे आपका फिनॉक्साइड आयन, बच्चों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर नीचे आप देखिए कि यहाँ आपका फिनॉक्साइड आयन बन रहा है और यहाँ पर आपका ये प्रोटॉन, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी को ये कम कर देता है। तो रेजोनेंस की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हो गया और इसी वजह से बच्चों ये जो फिनॉल है, फिनॉक्साइड आयन यानी प्रोटॉन को बहुत आसानी से निकाल देता है और हमें ये अब इसकी तुलना में, अल्कोहल की तुलना में ये अधिक अम्लीय हो जाता है। इसी तरह से बच्चों यदि हम बात करें एसिड के कंपैरेटिवली, तो आप यहाँ पर देखिए कि फिनॉल कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में कम अम्लीय है, क्योंकि कार्बोक्सिलाइट आयन में ऋणावेश केवल ऑक्सीजन परमाणु पर होता है, जबकि फिनॉक्साइड आयन में ऋणावेश पूरे बेंजीन विलय में जा रहा है। बच्चों यहाँ पर आप देखिए 2 रीजनिंग क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। 2 रीजनिंग क्वेश्चंस आपको कैसे मिल रहे हैं बच्चों? यहाँ पर आपको 2 रीजनिंग क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि फिनॉल है वो आपका अल्कोहल से अधिक अम्लीय क्यों है। दूसरा ये है कि जो आपका फिनॉल है वह आपके एसिड से कम अम्लीय क्यों है। तो यहाँ पर इसका आंसर है कम अम्लीय क्यों है। यहाँ पर आप देखिए जो आपका कार्बोक्सिलाइट आयन बन रहा है उसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के पास रहता है, मगर यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस करता हुआ आपकी बेंजीन रिंग के अंदर चला जाता है। इसी वजह से फिनॉल कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में कम अम्लीय होता है। बच्चों यहाँ पर अभी हमने
स्टार्ट किया है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया है और रीजनिंग में समझने की कोशिश कीजिए। सेकेंड ईयर के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि आप पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको इतने सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप अपनी किताब उठा के देखिए, पीछे से बहुत सारे पब्लिकेशंस की बुक्स अवेलेबल हैं, आप कोई सी भी जो आपको ठीक लगती है उसको आप लेकर आइए। आप हर बुक को जब पीछे की तरफ किताबों में पढ़ेंगे क्वेश्चन, तो बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन दिए होंगे और आप ये मान के चलिए कि ये रीजनिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। यदि हम एरोमेटिक सिस्टम में बात करें, क्योंकि अब यदि हमने अल्कोहल पढ़ा है तो हमने वहाँ पे एरोमेटिक सिस्टम से जुड़ा हुआ OH ग्रुप भी पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम पूरी तरह से डिस्कस कर रहे हैं कि अब वहाँ पर जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो बेंजीन रिंग के साथ उसकी रिएक्शन बदल रही है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक नेचर बदल रहा है। तो बच्चों, हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑर्थो मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, और इस कॉन्सेप्ट को हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बच्चों, आज मैं इसको यहीं फिनिश करती हूँ और नेक्स्ट टर्न पर हम जो हमारे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हैं उसका जो मैंने इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट की बात करी है बच्चों, वो सारा हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।